तुम शायद ये बात नहीं जानते होगे, 60s में भारत हमें बहुत परेशान कर रहा था। ये बड़बोले गौभक्त उस टाइम पर हर जगह ये शेखी बगा रहे थे कि हम बहुत जल्द एटॉमिक बॉम्ब बनाने जा रहे हैं। सोच कर देखो, यूएसए और ये साले बदजात इंडियंस एटॉमिक पावर के साथ एक ही टेबल पर बैठते, कैसा लगता? ये तो वही बात हो जाती जैसे कोई बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ाते। तुम मानोगे नहीं, लेकिन सच में उस टाइम उनके न्यूक्लियर डिवीजन का हेड ये काम करने में पूरी तरह कैपेबल था। हमने उस घमंडी आदमी को बार बार समझाया, मगर वो माना ही नहीं। फिर क्या था, बेचारा एक सो कॉल्ड एरोप्लेन एक्सीडेंट में बेमौत मारा गया, जिसमें न वो बचा न कोई एविडेंस, और हमारी बला भी टल गई। ये क्या बात कर रहे हो? क्या वाकई वो एक एक्सीडेंट था? रिपोर्ट में तो यही आया है, बाकी तुम हमारे काम करने के तरीके के बारे में तो जानते ही हो। हमने उसका प्लेन भी उड़ा दिया और किसी को शक भी नहीं हुआ। तुमने सिर्फ एक आदमी के लिए पूरा प्लेन उड़ा दिया? तुम उसको जहर या गोली भी तो मार सकते थे। देखो, हमें कोई रिस्क नहीं लेना था, ना ही कोई सबूत छोड़ने थे। वैसे भी साले सांपों की पूजा करने वाले इंडियंस पिल्लों की तरह तो बच्चे पैदा करते हैं। 2-4 मर भी गया तो किसे फर्क पड़ता है। और तुमको शायद ये बात भी नहीं पता होगी, हमने उसी टाइम एक दूसरे गौभक्त को भी ठिकाने लगा दिया था, जिससे इनके न्यूक्लियर वेपन का किस्सा ही खत्म हो गया। बड़े आए थे हमारी बराबरी कर। ये दूसरा आदमी कौन था? हेलो क्राउली, हेलो हेलो हेलो। दोस्तों, इस पहेली को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ये वो पहला मौका था जब किसी ने ऑन रिकॉर्ड ये बात एक्सेप्ट की थी कि भारत की कमर तोड़ने के लिए इंडियन साइंटिस्ट को रास्ते से हटा रहे हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी है। हम एक के बाद एक अपने कई न्यूक्लियर और स्पेस साइंटिस्ट को मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में खोते जा रहे हैं। तुम देखोगे तो कभी इनकी डेथ को एक्सीडेंट तो कभी सुसाइड का नाम देकर के दबा दिया जाता है, लेकिन तुम में से बहुत से लोगों का मानना होगा कि सारी बातें मनगढ़ंत होती है। वाकई में अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हमारी गवर्नमेंट इस पर जरूर एक्शन लेती, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब इस पर शांत है। सो कोशिश करो कि इस वीडियो को अंत तक देखो, ताकि इस मिस्ट्री से जुड़े हर तार को तुम कनेक्ट कर पाओ। तो आज आजाद भारत के सबसे बड़े कवरअप को डिटेल में समझते हैं, जिसमें न जाने कितने वैज्ञानिकों की लाशें दफन हैं। पर शुरुआत उसी कन्वर्सेशन से करते हैं। वीडियो के शुरुआत में जो दो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, वो 1993 में रिकॉर्ड हुई एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का हिस्सा थी, जिसमें अमेरिकन खुफिया एजेंसी के क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन डिवीजन का तत्कालीन लीडर रॉबर्ट ट्रम्बुल क्राउली जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस के सामने अपने सारे काले चिट्ठे खोल रहा था। 1993 में रिकॉर्ड हुई इस कन्वर्सेशन की पूरी जानकारी ग्रेगरी डगलस की किताब कन्वर्सेशंस विद द क्रो में तुमको मिल जाएगी, जो बताती है कि विजनरी फिजिसिस्ट और फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जे भाभा की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन यही चीज अगर तुम विकिपीडिया या दूसरे रिसोर्सेज में खोजोगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि 24 जनवरी 1966 को भाभा की एयर इंडिया फ्लाइट 101 जो बॉम्बे से न्यूयॉर्क जा रही थी, बीच में जेनेवा एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले ही माउंट ब्लांक में क्रैश हो गई, जिसमें 106 यात्री और 11 क्रू सदस्य मारे गए। तुमको ऑफिशियल रिपोर्ट में भी कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी, जिसमें लिखा होगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के बीच माउंटेन रेंजेस के पास एयरक्राफ्ट की पोजीशन को लेकर के गलतफहमी और इसी वजह से प्लेन आल्प्स रेंजेस से टकरा गया। लेकिन सोचो, अगर ऑफिशियल रिपोर्ट वाकई में सच होती तो सीआईए का लीडर रॉबर्ट क्राउली ऐसी बातें क्यों कहता? और क्राउली जिस दूसरे इंडियन आदमी को मारने की बात कह रहा था, वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, जिनके बारे में एक बात आज तक किसी को भी हजम नहीं होती कि आखिर होमी भाभा के साथ घटी घटना के लगभग 13 दिन पहले यानी 11 जनवरी 1966 को भारत के पीएम लाल बहादुर शास्त्री की मौत कैसे हुई। दोस्तों, क्योंकि ऑफिशियल रिपोर्ट तो यही कहती है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन अगर तुम सिचुएशन को ध्यान से देखोगे तो शास्त्री जी उस टाइम भारत से दूर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने के लिए पीस ट्रीटी साइन कर रहे थे, और ये वो ट्रीटी थी जिस पर साइन करने के लिए यूएसए खुद उन पर दबाव बना रहा था। तुमको लग रहा होगा कि इन सब के हुए तो 60 साल से भी ज्यादा हो गए, फिर अब मैं ये पुराने चिट्ठे क्यों खोल रहा हूँ? देखो, क्योंकि ये बस एक शुरुआत थी। अब अगला नंबर फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई का आने वाला था, जिन्होंने इसरो को एस्टैब्लिश करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 31 दिसंबर 1971 तिरुवनंतपुरम के एक होटल में ठहरे डॉक्टर साराभाई को अचानक से हार्ट अटैक आता है, और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसी को मौत का कारण मान लिया जाता है। लेकिन किसी ने भी शक नहीं किया कि जो आदमी सिगरेट और शराब को हाथ भी नहीं लगाता, वो 52 साल की उम्र में कैसे मर सकता है। दोस्तों, ये वही टाइम था जब भारत की मदद से बांग्लादेश आजाद हो चुका था। भारत न्यूक्लियर वेपन से जुड़े नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन करने के बारे में विचार कर रहा था। खुद साराभाई स्पेस लॉन्च व्हीकल के डिजाइन को रिव्यू कर रहे थे। साराभाई की क्लोज एसोसिएट कमला चौधरी के अकॉर्डिंग विक्रम साराभाई हमेशा कहा करते थे कि रशिया और यूएसए उन पर कड़ी नजर रख रहे हैं, जिसका रीजन ये था कि हर कोई जानना चाहता था कि भारत अपने स्पेस प्रोग्राम में क्या करने जा रहा है। साराभाई के क्रिटिकल रोल को समझते हुए उन्हें सेफ्टी भी दी गई थी। ट्रेन और प्लेन में यात्रा करते समय उनके बगल वाली सीट को खाली रखा जाता था। लेकिन इसके बाद भी जब साराभाई की मिस्टीरियस डेथ हुई तो उनका पोस्टमार्टम तक नहीं कराया गया। यही रीजन था कि रिनाउंड एरो साइंटिस्ट नंबी नारायण ने उनकी डेथ पर सवाल उठाए। लेकिन अब देखो कैसे उनको भी एक कॉम्प्लिकेटेड केस में फंसाने की कोशिश की गई। अक्टूबर 1994 केरला पुलिस और आईबी के लोग नंबी नारायण और इसरो के कुछ दूसरे साइंटिस्ट को अरेस्ट कर लेते हैं।
पुलिस कहती कि सभी साइंटिस्ट्स इसरो के जरूरी डॉक्यूमेंट्स एंड ड्राइंग्स जैसे विकास इंजन टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी और पीएसएलवी फ्लाइट डेटा और ड्राइंग्स पाकिस्तान को दे रहे हैं। दोस्तों, इस केस को इसरो एस्पिनाज केस का नाम दिया गया, पर साइंटिस्ट नंबी नारायण ने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपों को कबूल करने के लिए उन्हें टॉर्चर किया गया, इसरो के टॉप ऑफिशियल्स के अगेंस्ट झूठा बयान देने के लिए फोर्स किया गया, और जब सीबीआई ने इस केस की जांच की तो ये सारी बातें सही निकली। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी केरला पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल्स ने करी थी, जिसके चलते 1995 में केरल के सीएम के करुणानिधि को रिजाइन भी करना पड़ा था। तुम अभी भी सोच रहे होगे कि ऐसे अजीबोगरीब इंसिडेंट से क्या कंक्लूजन निकाला जाए, पर सोचो, क्या ये कोई गलतफहमी थी? और अगर नहीं थी तो इसरो के साइंटिस्ट को झूठे केस में फंसाने से किसको फायदा होता? साइंटिस्ट नंबी नारायण ने सवाल का जवाब खुद दिया था। जब ये केस उन पर मढ़ा गया तब भारत और इसरो एक बड़े ब्रेक थ्रू की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें इसरो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के कंपैरिजन बहुत कम कॉस्ट पर सैटेलाइट्स के कॉमर्शियल लॉन्च के बेहद करीब था। नंबी नारायण अपने ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट रेडी टू फायर हाउ इंडिया एंड आई सर्वाइव्ड द इसरो एस्पिनाज केस में लिखते हैं, इसे एक फेक केस ने भारत के क्रायोजेनिक इंजन के सपने को कम से कम 15 साल पीछे धकेल दिया, जिससे इंडियन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को झटका लगा। तुम सोचो, अगर भारत ये काम 90s में ही कर लिया होता तो वो नासा और यूएसए की स्पेस टेक्नोलॉजी को धूल चटा सकता था। नंबी नारायण का ये क्लेम इसलिए भी फिजिबल लगता है क्योंकि ये बात पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है कि 1992 में यूएसए ने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन करने की वजह से भारत और रूस पर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसका मतलब ये है कि यूएसए भारत की डेवलपिंग रॉकेट टेक्नोलॉजी और क्रायोजेनिक इंजन को रोकना चाहता था। तुम अब खुद इस पूरे इंसिडेंट की क्रोनोलॉजी से समझ सकते हो कि इन सब के पीछे किसका हाथ था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उसके बाद भी वो हाथ हमारे साइंटिस्ट की गर्दनों तक पहुंचता रहा। साल 2021 सीनियर एडवाइजर ऑफ इसरो तपन मिश्रा ने यह क्लेम किया कि उन्हें 3 बार जहर देने की कोशिश हुई, पर हो सकता है अभी भी तुम में से बहुत से लोगों को ये सब कुछ सर्कमस्टेंशियल लग रहा हो, जहां हम एक नॉन एग्जिस्टिंग घोस्ट को चेज कर रहे हैं। पर अब ये केस देखो, 2013 में रेलवे वर्कर्स को के जोश और अभि शिवम रेलवे ट्रैक पर मिले। गनीमत थी कि अभी तक कोई ट्रेन वहां से गुजरी नहीं थी, सो वर्कर्स ने उनको जिंदा समझ करके वहां से उठा लिया। लेकिन मेडिकल जांच में पता चला कि ये दोनों पहले से मरे हुए हैं। ताज्जुब की बात यह थी कि इनकी बॉडीज पर किसी भी इंजरी के विजिबल साइन नहीं थे और न ही किसी को इनकी मौत का कोई कारण समझ आ रहा था। बस एक बात जो पुलिस ने गौर की वो ये थी कि इनको कहीं और मारने के बाद सबूत को मिटाने के लिए रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इन दोनों विक्टिम्स के बैकग्राउंड चेक किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये दोनों भारत की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिहंत के चीफ इंजीनियर थे। दोस्तों, और चौंकाने वाली बात यह कि इस केस की सही से जांच ही नहीं हुई। 2010 में ऐसे ही बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक इंजीनियर M अय्यर अपने घर में मरे पाए गए, जिनकी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि उनकी मौत स्कल में हुई इंटरनल हेमरेजिंग की वजह से हुई। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि इस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की बजाय एक गे इंडिविजुअल के किंकी सेक्स एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर कर क्लोज कर दिया गया। साल 2009 देश के लीडिंग न्यूक्लियर साइंटिस्ट लोकनाथन महालिंगम एक सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, लेकिन 5 दिन बाद उनकी लाश काली नदी से मिली। लोकनाथन कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन में काम किया करते थे, पर ताज्जुब की बात यह है कि उनकी मौत के DNA रिपोर्ट के आने से पहले उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, और वो भी तब जब इस घटना के कुछ हफ्ते पहले ही न्यूक्लियर पावर स्टेशन में काम करने वाले रवि मूले की भी लाश इसी जंगल से मिली थी। पर सारे क्वेश्चंस को ये कहते हुए साइडलाइन कर दिया गया कि लोकनाथन के पास भारत के कोई क्रिटिकल न्यूक्लियर सीक्रेट्स नहीं थे। तुम अब उमंग सिंह और पार्थ प्रतिम का ये केस देखो। 29 दिसंबर 2009 ये दोनों युवा वैज्ञानिक बार्क के रेडिएशन एंड फोटो केमिस्ट्री लैब में काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से लैब में आग लग जाती है और दोनों की वहीं पर झुलसकर मौत हो जाती है। बट शॉकिंग बात यह कि आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को 45 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि आग पानी से भी कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह पता चला कि लैब में ऐसा कुछ नहीं था जिससे इतनी भयानक आग लगे। 2015 में गवर्नमेंट ने भी माना कि 2009 से 2013 के बीच यानी सिर्फ 4 सालों में ही भारत के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत अननेचुरल डेथ की वजह से हुई है। 2017 में RTI एक्टिविस्ट आशीष मेहता की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए खुद बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से सवाल किए थे, आखिर 15 साल में 680 स्टाफ की अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स बार्क में कैसे हो गई। दोस्तों, ये सभी इंसिडेंट प्रूव करते हैं कि भारत के न्यूक्लियर डेवलपमेंट और स्पेस प्रोग्राम्स को लगातार डिरेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ ये CIA का काम है या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी इसमें शामिल है? देखो, हमारे पास अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि भारत एक कांस्टेंट प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व है। हर कोई भारत के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को रोकना चाहता है, पर हैरानी तब होती है जब हमारी गवर्नमेंट ऐसे केसेस को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं करती, जैसे अभी तक के ज्यादातर केसेस UPA गवर्नमेंट के टाइम में हुए हैं। लेकिन लैक ऑफ एविडेंस के चलते इन सभी केसेस को कोल्ड केस मानकर साइडलाइन कर दिया जाता है। सोचो, जब एक्स प्राइम मिनिस्टर के केस की जांच सही से नहीं कराएगी तो देश में मोस्टली अननेम्ड और अनसंग रह जाने वाले साइंटिस्ट की क्या ही औकात है। सोचकर देखो, अगर ऐसा ही कुछ इजराइल या अमेरिका जैसे देशों के साइंटिस्ट के साथ हुआ होता तो वो क्या करते। तुम्हारी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। हमारे वीडियो से अगर वैल्यू मिलती है तो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।